तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये आपके लिए कॉपी है, ये आपके लिए पेपर है। सारा पेपर का सलूशन आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी पर कराया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि आखिरकार हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ये अगर आपको आ गया तो आप ज़रूर से ज़रूर टॉप कर सकते हैं। ठीक, तो आप सभी को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर है। ठीक है ना। तो इससे पहले कॉपी के बारे में समझेंगे। कॉपी क्या है आपके लिए? देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 106 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। ठीक है ना। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचालित है जिस पर वह परीक्षा यानी कि जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है ना। यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक होगा अंकों में और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर क्या होगा? शब्दों में होगा। विषय आपका यहाँ पर हिंदी है और प्रश्न पत्र पर अंकीय संकेतांक की बात करेंगे 801AA। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए, प्रश्न आपके लिए क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। ये आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर का आपका होता है। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए आपके लिए था, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। ऑप्शन कौन सा सही है? मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन ख नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक, तो कौन है? प्रतिशोध विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिशोध किसका है? विनायक दामोदर सावरकर का। किसका है? किसका है? विनायक दामोदर सावरकर का है। ठीक है ना। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ, अच्छा नंबर पाएँ मतलब 90% पाएँ, तो आपके लिए यह मॉडल पेपर को सॉल्व करना अति आवश्यक है। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा पर आधारित है। ठीक है ना। किस पर? नाटक विधा पर आधारित है। ठीक, अब देखेंगे, जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। किसका? जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो रचना के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? जो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा है किस विधा पर आधारित? देखिए, आपको प्रश्नों को भी लिखना है, प्रश्नों को भी लिखते चलना है ताकि आपको एग्जाम में या प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है ना। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखना होगा। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी किस विधा पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा, जो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी है विधा पर आधारित है, तो कहानी पर आधारित है। किस पर? कहानी पर आधारित है। संख्या नंबर 2 की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या नंबर 2 की बात करेंगे। रीतकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। भूषण, शिवा बावनी, केशवदास, रामचंद्रिका। ठीक है ना। चलिए, छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के उल्लेख कीजिए। पहला, छायावादी युग की प्रवृत्तियां विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण। किसका? प्रकृति का मानवीकरण। खुशबू की शिलालेख किस विधा पर आधारित है?
तो खुशबू की शिलालेख किस विधा पर आधारित है? खुशबू की शिलालेख काव्य विधा पर रचना है, काव्य विधा की रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे ख नंबर की बात करेंगे। ख नंबर में क्या हो जाएगा? तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों उद्भुत और अतुलित शक्ति दे रहा है। यहाँ वही शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित। चलिए यहाँ पर हम आपको पढ़कर बताते हैं। ठीक है ना। तो एक अच्छी तरीके से आप फिर से पढ़ लेते हैं। आज मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना का भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। इसमें क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ में देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है। व्याख्या की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग की विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान के शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना। आगे देखेंगे विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति के पतन करने के लिए हो सकता है। इस शांति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है ना। तो इसके अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे भी। ठीक है ना। मानुष है तो वही रसखान, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है। तो मानुष हो तो वही रसखान, बजो ब्रस गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित्य दंड की धेनु मंझारन। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा। देखिए अगर आपको रसखान देखिए आ गया ना तो आपको पता चल जाएगा कि रसखान द्वारा लिखा गया है। ठीक। अब आपको चैप्टर ढूंढना है। सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। ठीक, इतना आपको लिखना है। ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म विश्वास भक्त व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने और उनके समीप ही रहने की कामना की है। ठीक। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल में ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो जिनमें मेरा कोई वश न हो, फिर मेरी है कि मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि अगले जन्म में मैं पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने में गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ठीक है ना। चलिए 5 में क्या आता है? जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्या है? ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी में प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है ना। 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था।
इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्व अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का तथा फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, दर्शन, इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। फलतः वैभव के पालने झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंततः ये क्षय रोग से पीड़ित होकर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 44 वर्ष में आयु में ही हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने संसार से विदा ले लिया। ठीक है ना। और कृतियाँ की बात करेंगे। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन सी हैं ध्यान दीजिएगा। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, कामना, राज्यश्री, ठीक है ना, कंकाल, तितली और इरावली, अपूर्ण, ठीक है ना। काव्य की बात करें, कामानी महाकाव्य, आंसू झरना। साहित्य के स्थान पर देखिए प्रसाद जी की छायावादी युग में तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब देखिए तुलसीदास एक कवि का आएगा, एक लेखक का आएगा। लेखक हमने आपको बताया जयशंकर प्रसाद का। अब कवि में बात करेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, ठीक है ना। तो हिंदी काम जगत के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 बीस संवत में बांदा जिले के राजापुर नाम ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। मूल पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस मान या इनका परित्याग कर दिया, ठीक है ना। और तब इनका पालन पोषण इनके गुरु नरहरिदास ने किया। कुछ समय बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली जी के मायके चले जाने पर इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। तब ये 100 मुर्दे सांप की रस्सी बनाकर उनके अटारी पर जा पहुँचे। तब रत्नावली जी ने यह सब देखकर उनके फटकारते हुए कहा, अस्चिचर्मस्य देहमय तमय ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम होती न तो भभीत। हे नाथ, जिस तरह आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर इसी तरह श्री राम के चरणों में जाते तो आपका कल्याण हो जाता। तब यह सब सुनकर तुलसी जी ने आंखें खुली की खुली रह गई। तब तुलसीदास जी वैराग्य हो गया। तब यह सीधा रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिए। काशी में 80 घाट पर इनका 1632 ईस्वी में देहांत हो गया। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 1632 ईस्वी में इनका जन्म, इनका जो मृत्यु है वह काशी के 80 घाट पर ही समाप्त हो गया। रचनाओं की बात करेंगे तो रचनाओं में इन्होंने श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सारी चीज़ों को लिखा। साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि। इनके द्वारा हिंदी कविता को सर्वोतमुखी उन्नति हुई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। संख्या नंबर 6 की बात करेंगे। संस्कृत में है कुछ, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में गद्यांश आएगा, इसमें भी एक पद्यांश आता है, तो दोनों का अर्थ आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो देखिए गद्यांश क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो 6 नंबर में निम्नलिखित में हिंदी का अनुवाद कीजिए। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते मानवजीवनं संसर्तुम् एषा यथा समयं नमां विचारधाराणां स्वीकरोति नमां शक्तिं च प्राप्नोति अत्यदुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहसं गृहीतं भवति। एतस्या गतिशीलया रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं यद् यथा सत्यस्थ प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति, ठीक है ना। ये आपके लिए है। तो चलिए इसका अर्थ हम आपको बताते हैं।
हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नाटक पाठ से अवतरित है। प्रसंग की बात करेंगे तो प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। ठीक, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने यह समय के अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में रहने वाले सदा मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों की उदारता और आचरण में दृढ़ता। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए, हमारी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है ना। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरम वीर भावो ही वीरता। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, चंद्रशेखरः स्वनामम किम अकथत। तो चंद्रशेखरः स्वनामम, ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखरः स्वनाम आज़ाद इति अकथत। ठीक है ना, चंद्रशेखर का नाम क्या था? आज़ाद था। संख्या नंबर 8 की बात करेंगे। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण, शोक नाम अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण, मणि खोयम भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी, शीश अंधी आप बनाकर मुझको न्याय की तूने जगदीश। रूपक अलंकार की अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सही दीजिए। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदव हरिराई। रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा से उदाहरण सही लिखिए। रोला, यह 4 चरण वाला रसमात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। है दावा है नियम सृष्ट में सदा अटल है, रह सकता है वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल में एक एक उदाहरण एक शब्द बनाइए। तो अन, अनु, अपि, अपनापन, अन का अपनापन, अनु का अनुपम, अभि का अभिलाषा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बताइए। त्व का महत्व, वट का अक्षयवट। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समान विग्रह कीजिए। दोपहर का 2 पहरों का समूह यानी कि द्विगु समास। ठीक है ना। चौराहा 4 राहों का समूह, द्विगु समास। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो कुआं का कूप, छाया का छांव। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल का पंकज और नीरज, क्रोध का कुपित और कुद्ध। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। मनु प्लस अंतर, मनवंतज यण संधि। आदि प्लस अंत, आद्यंत यानी कि यश संधि। ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्त द्विवचन का रूप लिखिए। नदी का नदीभ्याम फलाभ्याम, नदीभ्याम फलाभ्याम। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठस्याम, पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। हसेयु, हसेयु का हंस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक द्विवचन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो कर्तपालनम देशस्य समुचिम रूपेण उन्नति वर्तते। ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृत उदार और गतिशील है, भारतीय संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है ना। अगला देखेंगे। अब देखिए, जो आपके लिए आता है, क्या आता है? निबंध लिखने के लिए। तो ये आपके लिए कंपलसरी है लिखना। अच्छा खासा नंबर भी इसमें आपको मिलता है। इसमें बता दें आपको कितना नंबर मिलेगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का आपका पूरा मिलेगा नंबर। ठीक है ना। 6 नंबर का इसमें मिलेगा
और 3 नंबर का आपको एक स्वरपट लिखित क्या आएगा, जो लिखने के लिए आता है ये अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को किन्हीं एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले आपको एक निबंध लिखना होगा। कई टॉपिक आपको दिए होंगे, जैसे इसमें दिया है जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक, ये आपका है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, दूसरे का अर्थ यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे ध्वनि और प्रदूषण। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। उसका ये लास्ट वाला आपका कहता है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। ठीक है ना, यह आपका गुरुपूजा खंडकाव्य के प्रधान पात्र का चित्रण आपको करना है। ठीक है ना, तो ये आपको कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।